दोस्तों, आज सुनिए एक स्पेनिश कहानी जिसका नाम है रात का सामना, जिसे लिखा है जूलियो कॉर्टाज़ार ने। जूलियो कॉर्टाज़ार का जन्म 26 अगस्त 1914 को हुआ था। वो एक प्रसिद्ध लैटिन अमेरिकी कथाकार हैं। वे अपनी चकित करने वाली शैली और कथा के फैंटेसी रुझान के लिए जाने जाते हैं। जीवन के अंधेरे पक्ष और प्रश्नों को उठाते हुए उनके पात्र अक्सर कहानी की बुनावट में घिरे रहते हैं। उनकी तमाम कथाकृतियों पर फिल्में भी बनी हैं। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। रात का सामना। होटल के लंबे गलियारे के मध्य उसने सोचा कि संभवतः उसे देर होने वाली थी, और वो शीघ्रता से गली में उस कोने की ओर जहां सामने वाला सुरक्षा गार्ड उसे मोटरसाइकिल रखने देता था, अपनी मोटरसाइकिल निकालने के लिए बढ़ा। कोने पर स्थित आभूषण भंडार की घड़ी में उसने देखा कि अभी 9 बजने में 10 मिनट शेष है। अभी उसके पास कुछ समय अतिरिक्त है। सूरज की रोशनी शहर के केंद्र की ऊंची इमारतों से छन रही थी। फिलहाल उसकी सोच में उसका अपना कोई नाम नहीं था। मोटरसाइकिल की सवारी के विचार का आनंद लेते हुए उसने उसे चालू कर दिया। मोटरसाइकिल उसकी टांगों के मध्य गड़गड़ाई और ठंडी हवा का एक झोंका उसकी पैंट से टकराकर चला गया। उसने मुख्य मार्ग पर मंत्रालयों के भवनों, जो कि सफ़ेद और लाल थे, उनको देखते हुए जिनकी खिड़कियां चमक रही थी, तेजी से पीछे छोड़ दिया। अब वो इस यात्रा का सबसे आनंददायक भाग शुरू कर रहा था। वास्तविक यात्रा। किनारे किनारे वृक्षों से लगी एक लंबी सड़क, जिस पर बहुत कम ट्रैफिक था। विशाल कोठियां थी जिनके बागीचे फुटपाथ तक फैले हुए थे और जो नीची बाड़ से मुश्किल से ही छिप रहे थे। संभवतः थोड़ा लापरवाह, लेकिन सड़क के दाहिनी ओर चलते हुए उसने स्वयं को ताजगी संग अभी मुश्किल से शुरू हुए भारहीन संकुचन के संग बहक जाने दिया। संभवतः ये अनैच्छिक असावधानी उसके लिए दुर्घटना से बचने में बाधा बन गई। उसने कोने में खड़ी स्त्री को, अभी जो उसके लिए ट्रैफिक संकेत हरा ही था, तेजी से सड़क के पार करने के लिए पट्टी पर तेजी से बढ़ते देखा, और अब संभवतः किसी सामान्य उपाय के लिए काफी विलंब हो चुका था। उसने स्वयं को बाईं ओर मरोड़ते हुए हाथ पैर दोनों से जोर से ब्रेक लगाया। उसने उस महिला को चीखते हुए सुना। टक्कर के साथ ही उसकी दृष्टि गायब हो गई। ये एकदम से नींद में जाने जैसा था। उसे एकाएक होश आया। 4 या 5 युवा लोग उसे मोटरसाइकिल के नीचे से निकाल रहे थे। उसने मुंह में रक्त और नमक का स्वाद महसूस किया। एक घुटना पीड़ा दे रहा था, और जब उन्होंने उसे उठाया वो चीख पड़ा। वो अपने दाएं कंधे पर दबाव बर्दाश्त नहीं कर सका। आवाजें, उसे कोई भी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। मजाक और सांत्वना द्वारा उसे प्रसन्नता से उत्साहित कर रही थी। उसके लिए एकमात्र संतोष की बात यह थी कि किसी को इस बात की पुष्टि करते सुनना था कि उस समय ट्रैफिक लाइट उसके पक्ष में थी। उसने आ रही उपकाई, जो उसके गले से बाहर आने को थी, उसको नियंत्रित करने का प्रयत्न किया। उस स्त्री के बारे में पूछा। उसे उठा के पास के चिकित्सालय तक ले आए। उसे पता चला कि दुर्घटना का कारण बनी स्त्री को पांव में मात्र कुछ खरोंचे आई थी। नहीं, तुम उससे मुश्किल में टकरा पाए थे, लेकिन जब तुम टकराए, टक्कर के कारण मोटरसाइकिल उछाल गई और एक साइड में गिर गई। पहले उसके कंधे को देखो, वहां, ये ठीक है। और कोई व्यक्ति जो डस्टकोट पहने हुए था उसे स्थानीय चिकित्सालय के नीम रोशन कक्ष में कुछ आराम देने वाली चीज का एक घूंट दे रहा था। 5 मिनट के भीतर पुलिस की एम्बुलेंस आ गई और उन्होंने उसे एक स्ट्रेचर पर उठा लिया। सीधे लेट सकने योग्य होना उसके लिए राहत की बात थी। पूरी तरह होश में, किंतु ये जानते हुए कि वो एक भयानक सदमे से निकलने के प्रभाव झेल रहा था। उसने उसके साथ एम्बुलेंस में बैठे पुलिसकर्मियों को अपनी पूरी सूचनाएं दी। बाह में पीड़ा लगभग ना के बराबर थी। भौं के ऊपर लगी चोट से निकल रहे रक्त उसके पूरे चेहरे पर फैल रहा था। उसने 1 या 2 बार इसे पीने के लिए अपने होंठ चाटे। उसे काफी बेहतर महसूस हो रहा था। ये एक दुर्घटना थी, एक मुश्किल सौभाग्य। अब कुछ दिन शांति से रहो, कोई बुराई नहीं। पुलिसकर्मी ने बताया कि मोटरसाइकिल में बहुत नुकसान हुआ नहीं लग रहा था। क्यों नुकसान होता? उसने जवाब दिया। ये तो पूरी तरह मुझ पर गिर पड़ी थी। वे दोनों हंसने लगे, और जब वे अस्पताल पहुंचे, पुलिसकर्मी ने उससे हाथ मिलाया और उसे शुभकामनाएं दी। अब उपकाई धीरे धीरे पुनः वापस आने लगी थी। इस दौरान वे उसे पहियों वाले स्ट्रेचर पर चिड़ियों से भरे वृक्षों के नीचे से चलते हुए एक पवेलियन की ओर ले जा रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इच्छा की कि वो सो रहा था अथवा क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया गया था, लेकिन वे उसे अस्पताल की गंध से भरे एक कमरे में काफी देर रखे रहे। फॉर्म भरते रहे, उसके कपड़े उतार कर भूरे रंग के मोटे कपड़े की अस्पताल की ड्रेस पहनाते हुए।
उन्होंने सावधानी से उसकी बाह को हिलाया। उसे इससे पीड़ा नहीं हुई। नर्सें निरंतर समझदारी भरे मजाक कर रही थे। यदि इसके पेट में मरोड़ ना हो रही होती तो वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा होता, लगभग प्रसन्न जैसा। वे उसे एक्सरे के लिए ले गए और लगभग 20 मिनट के बाद जब एक्सरे का अभी भी गीला नेगेटिव उसके सीने पर किसी कब्र के काले पत्थर की तरह पड़ा था, वे उसे सर्जरी कक्ष में धकेल ले गए। एक स्त्री का हाथ उसके सिर को व्यवस्थित कर रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे वे उसे एक स्ट्रेचर से दूसरे पर स्थानांतरित कर रहे थे। सफ़ेद कपड़े पहने हुआ लंबा और दुबला आदमी उसके पास आया, एक्सरे देखने लगा। सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी पुनः मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। उसके दाएं हाथ में कुछ चमकता सा था। उसने उसके गाल थपथपाए और उसके पीछे स्थित किसी आदमी को कुछ संकेत किया। एक स्वप्न के रूप में ये असामान्य था, क्योंकि इसमें तरह तरह की गंध भरी हुई थी और उसने कभी भी गंध वाले स्वप्न नहीं देखे थे। पहले एक दलदल की गंध, पगडंडी के बाएं और दलदल पहले से ही शुरू हो चुका था, एक अस्थिर दलदल जिसे कोई भी कभी भी वापस नहीं लौटा। लेकिन कुछ कुहासा छट गया और उसकी जगह एक काली सी मिलीजुली महक वहां थी, उस रात्रि की भांति जब उसने एस्टेक से पलायन किया था। और ये सब इतना स्वाभाविक था, उसे उसकी तलाश करते हुए लोगों से बचने हेतु एस्टेक से पलायन करना पड़ा था और उसके बचने का एकमात्र अवसर जंगल के सबसे भीतरी हिस्से में छिपने के लिए कोई जगह पा लेना था। इस बात का ध्यान रखते हुए कि वो उस संकरी पगडंडी को ना छोड़ दे जिसे मात्र वे मोटेकास ही जानते थे। जो चीज़ उसे सबसे अधिक कष्ट दे रही थी वो थी बदबू। मानो स्वप्न को पूर्णतः स्वीकार करने की बात को छोड़कर कुछ ऐसा था जो उसका प्रतिरोध कर रहा था, जो कुछ आदतन नहीं था, कुछ ऐसा वो उस समय तक खेल में नहीं उतरा था। इसमें युद्ध की गंध है, उसने सोचा। उसका हाथ उसके पत्थर के चाकू पर, जो उसके बुने हुए ऊनी कमरबंद में एक कोण पर खुसा हुआ था, अनायास ही चला गया। एक अनपेक्षित आवाज ने उसे एकाएक स्तंभित और कांपते हुए सिकुड़ हो जाने पर मजबूर कर दिया। भयभीत होना कुछ अपरिचित था। उसके सपनों में ढेरों भय था। वो एक झाड़ी की शाखाओं और तारक विहीन रात्रि से आच्छादित प्रतीक्षा करता रहा। काफी दूर, संभवतः विशाल झील के दूसरे किनारे पर, वे पड़ाव डालने हेतु आग जला रहे थे। आकाश के एक हिस्से में रक्ताभ चमक थी। आवाज दोहराई नहीं गई। ये किसी टूटे हुए अंग जैसी थी। हो सकता है कोई जानवर उसी की भांति युद्ध की गंध में पलायन कर रहा था। वो हवा को सूंघता हुआ धीरे से सीधा खड़ा हो गया। कोई आवाज नहीं सुनी जा सकती थी, किंतु डर अब भी पीछे पड़ा था और उस तरह की गंध भी, फूलों के युद्ध की वो एक उबन भरी गंध। उसे आगे बढ़ना ही था, दलदल से बचने के लिए और जंगल के एकदम भीतर जाने के लिए। अंधेरे में अनिश्चितता से रास्ता तलाशते, हर दूसरे क्षण झुककर पगडंडी की सूखी मिट्टी को छूते हुए उसने कुछ कदम बढ़ाए। वो तेज दौड़ लगाना पसंद करता, किंतु उसके दोनों ओर भीषण कटेली झाड़ियां थी। रास्ते पर और उस अंधेरे में उसने स्वयं पर नियंत्रण रखा। फिर उसने उस भयानक बदबू के झोंके, जिससे वो सबसे अधिक भयभीत था, उसको महसूस किया और उसने हताशा से आगे छलांग लगा दी। तुम बिस्तर से गिर जाओगे, उसकी बगल वाली मरीज ने कहा। उछल कूद करना बंद कर दो दोस्त। उसने अपनी आंखें खोली। यह अपराह का समय था। सूरज पहले ही उस लंबे वार्ड की अपेक्षाकृत अधिक बड़ी खिड़की से नीचे जा चुका था। अपने पड़ोसी की ओर देख मुस्कुराने का प्रयत्न करते हुए उसने स्वयं को लगभग शारीरिक रूप से दुस्वप्न के अंतिम दृश्य से अलग कर लिया। उसकी प्लास्टर से ढकी बांह वजन और पुली वाले एक उपकरण से लटकी हुई थी। उसे प्यास महसूस हुई, मानो वो मीलों से दौड़ता रहा हो, किंतु वे उसे अधिक पानी नहीं देना चाहते थे। मुश्किल से होठों को गीला करने भर को, बस एक घूंट भर। बुखार उस पर विजयी हासिल करता जा रहा था और अंततः वो पुनः सो जाने को सफल हो जाता। लेकिन वो जागते रहने का मजा ले रहा था, आंखें आधी बंद किए हुए, अन्य मरीजों की बातें सुनता हुआ और यदा कदा किसी प्रश्न का जवाब देता हुआ। उसने एक छोटी सी ट्रॉली को अपने बिस्तर के पास ले आए जाते देखा। एक सुनहरे बालों वाली नर्स ने उसकी जांघ के अगले भाग को अल्कोहल से रगड़ा और उसमें एक मोटी सुई घुसेड़ दी, जो एक नली से जड़ी हुई थी। नली एक दूधिया चमकदार द्रव से भरी हुई एक बोतल तक जा रही थी। एक युवा इंटर्न कुछ चमड़े और धातु के उपकरण लिए हुए आया, जिसे उसने उसकी दूसरी ठीक बांह पर कुछ जांच हेतु फिट करने के लिए समायोजित किया। रात आई और बुखार उसे कोमलता से घसीट कर एक ऐसी स्थिति में ले गया जहां चीजें उभरी उभरी सी लगती हैं
मानो दूरबीन से देखा जा रहा हो। वे वास्तविक और कोमल थे और साथ ही अस्पष्ट रूप से अरुचिकर, किसी उबाऊ फिल्म को देखते बैठे होने और सोचते हुए कि बाहर गली में और भी बुरी स्थिति होगी, रुके रहने जैसी। सुनहरे रंग के शानदार शोराबे का एक प्याला आया जिसमें हरे प्याऊ, धनिये और अजवाइन की खुशबू आ रही थी। ब्रेड का एक छोटा ढेर जो एक समूचे भोज से अधिक मूल्यवान था, थोड़ा थोड़ा कम होता रहा। उसकी बाह में मुश्किल से कोई तकलीफ हो रही थी और केवल बाह में जहां उन्होंने टाँके लगाए थे कभी कभी तीव्र पीड़ा उठती थी। जब रास्ते के पास की बड़ी खिड़की गहरे नीले धब्बों में परिवर्तित हो गई, उसने सोचा कि अब उसके लिए सोना मुश्किल नहीं होगा। अभी भी पीठ के बल लेटे हुए और इस कारण थोड़ी असुविधा महसूस करते हुए, अपने अत्यधिक सूखे और गर्म होठों पर जीभ फिराते हुए उसने शराबे का स्वाद चखा और आनंद की गहरी सांस के साथ वो नींद में गोता लगा गया। शुरू में थोड़ी भ्रामक स्थिति थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो घने अंधेरे में भाग रहा है। यद्यपि घने पेड़ों के ऊपरी हिस्सों के मध्य से दिखता हुआ आकाश और चारों ओर के मुकाबले कम काला था। पगडंडी, उसने सोचा, मैं पगडंडी से दूर हो गया हूं। उसके पांव पत्तियों और कीचड़ के एक ढेर में धंसे हुए थे और फिर वो एक कदम नहीं उठा सका, जबकि झाड़ियों की शाखाएं उसकी पसलियों और पैरों में नहीं उलझ रही थी। उखड़ी सांसों के साथ, अंधेरे और सन्नाटे के बावजूद, ये जानते हुए कि वो घिर गया था, वो सुनने के लिए नीचे झुककर बैठ गया। हो सकता है पगडंडी पास ही हो और सुबह की पहली किरण के साथ वो उसे देख पाने में सक्षम हो जाए। अब कोई चीज उसे पाने में उसकी मदद नहीं कर सकती थी। वो हाथ जो अनायास ही खंजर की मुंह पर कस गया था, किसी बिच्छू के डंक की भांति उसकी गर्दन की ओर उठा, जहां बचाव का तावीज लटका हुआ था। अपने होठ मुश्किल से ही चलाते हुए उसने उन प्रार्थनाओं का पाठ किया जो शुक्र चंद्रमा को ले आती हैं, और उस महान देवी की प्रार्थनाओं का भी जो मेटिकॉन की समृद्धि दात्री थी। ठीक उसी समय उसे ये भी महसूस हुआ कि उसके टखने कीचड़ में गहरे धंसते जा रहे थे और शाहबूलत के घने जंगल के अंधेरे में प्रतीक्षा करना उसके लिए असहनीय होता जा रहा था। फूलों का युद्ध चंद्रमा के पखवाड़े के प्रारंभ में शुरू हुआ था और अब उसे जारी रहते 3 दिन और 3 रातें हो चुकी थी। यदि वो पगडंडी से दूर जाकर भी दलदली इलाके से दूर रहने और जंगल की गहराई में छिपे रहने में असफल रहता तो संभवतः योद्धा उसके रास्ते पर नहीं आएंगे। उसने उन अनेक लोगों के बारे में सोचा जिन्हें वे पहले ही बंदी बना चुके थे, किंतु संख्या का कोई महत्व नहीं था, बस पवित्र अवधि महत्वपूर्ण थी। आखिर तब तक जारी रहता जब तक पुजारी वापसी का संकेत ना दे देते। हर चीज की गिनती थी और उसकी सीमा भी, और ये पवित्र अवधि के दौरान ही होनी थी। उसने चीख सुनी और हाथ में चाकू लिए हुए उछल पड़ा, मानो क्षितिज पर आकाश में आग लगी हो। उसने शाखाओं के मध्य मशालों को काफी नजदीक चलते हुए देखा। युद्ध की गंध असहनीय थी और जब पहला शत्रु उस पर झपटा, उसकी गर्दन की ओर लपका, उसने अपने वक्ष में पत्थर के खंजर को मूठ तक उतारने का लगभग आनंद जैसा कुछ महसूस किया। रोशनी पहले से ही उसके चारों ओर थी और प्रसन्नता की चीखें भी। वो 1 या 2 बार हवा खींचने में सफल रहा और फिर पीछे से उसके गले में रस्सी का एक फंदा पड़ गया। ये बुखार है, बगल के बिस्तर वाले व्यक्ति ने कहा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब उन्होंने मेरी ड्यूडनॉम का ऑपरेशन किया था। थोड़ा पानी पियो, तुम देखना तुम बिल्कुल ठीक से सो सकोगे। उस रात्रि के पहलू में पड़े हुए जहां से वो वापस आया था, वार्ड की अपेक्षाकृत गर्म छाया उसे सुख लग रही थी। दूर की दीवार पर जलता हुआ बैंगनी लैंप किसी सुरक्षा आग की भांति लग रहा था। आप लोगों का खांसना और गहरी सांसें लेना और कभी कभार फुसफुसाहट भरी वार्तालाप, वो ये सब सुन सकते थे। सब कुछ प्यारा और सुरक्षित था, बिना पीछा किए जाने के नहीं, किंतु वो उस बुरे सपने के बारे में सोचते रहना नहीं चाहता था। स्वयं को प्रसन्न रखने के लिए ढेरों सामग्री थी। वो अपनी बांह पर लगे प्लास्टर को देखने लगा और उन पुलियों के संबंध में सोचने लगा जो इसे इतने आराम से संभाले हुए थे। वे उसकी बगल वाली मेज पर एक मिनरल वाटर की बोतल छोड़ गए थे। उसने बोतल की गर्दन अपने मुंह से लगाई और उसे किसी बहुमूल्य तरल की भांति पीने लगा। अब वो इस वार्ड की तरह तरह की आकृतियों को स्पष्ट देख सकता था। 30 बेड, अलमारियां जिनमें शीशे के दरवाजे लगे हुए थे। उसने अनुमान लगाया कि उसका बुखार अब उतर गया था और उसका चेहरा ठंडा प्रतीत हो रहा था। भौं के ऊपर की चोट मुश्किल से ही तकलीफ दे रही थी। किसी पुरानी स्मृति की भांति उसने स्वयं को होटल छोड़ते देखा, मोटरसाइकिल चलाते देखा,
किसने सोचा होगा कि उसका इस तरह का अंत होगा। उसने दुर्घटना के क्षण पर एकदम ठीक ठीक स्थिर होने का प्रयत्न किया और इस बात को देखकर वो बहुत क्रोधित हुआ कि वहां एक रिक्ति थी, एक खालीपन, जिसे भर पाने में वो सफल नहीं हो सका। टक्कर के क्षण और उस समय जब उन्होंने उसे फुटपाथ से उठाया, उसके बीच बेहोशी अथवा जो कुछ भी हुआ, ऐसा कुछ नहीं था जिसे वो देख सकता। और उसी समय उसे ये भी महसूस हुआ कि ये रिक्ति, ये कुछ ना होने की अनुभूति अनंत तक चलती रही थी। नहीं, मात्र समय भी कुछ नहीं, कुछ और भी मानो इस रिक्ति में वो किसी चीज के पार चला गया था, अथवा कोई अमित दूरी वापस भागते हुए तय की थी। सदमा, फुटपाथ के साथ निर्दय टक्कर, जो भी हो, उस काले गर्त से बाहर निकलने में जब लोग उसे जमीन पर से उठा रहे थे, उसने अत्यधिक राहत का अनुभव किया। टूटी बाह में थोड़ा दर्द था, चोटिल बांह में रक्त, घुटने में लगी गुप्त चोट और सुरक्षित होने और ध्यान रखे जाने की अनुभूति, ये सब कुछ अजीब था। किसी दिन वो डॉक्टर से उसके कार्यालय में पूछेगा। अब नींद ने पुनः उसे नीचे खींचते हुए उस पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। तकिया कितना कोमल था और उसके बुखार से तप्त गले में मिनरल वाटर की शीतलता भी। वहां रखे लैंप का बैंगनी प्रकाश निरंतर मंद और मंद होना शुरू हो गया था। चूंकि वो पीठ के बल सो रहा था, जिस अवस्था में वो पहुंच गया उससे उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन दूसरी ओर वो नम गंध, रिश्ती हुई चट्टान की गंध ने उसके गले को जकड़ लिया और उसे समझने हेतु मजबूर कर दिया। आंखें खोलकर चारों दिशाओं में देखने को, एकदम निराश। वो सघन अंधकार से घिरा हुआ था। उसने उठने का प्रयत्न किया, किंतु उसे अपनी कलाइयों और टखनों के बंद होने की अनुभूति हुई। वो एक सीलन भरे ठंडे पत्थर के फर्श पर रखा हुआ था। ठंड उसकी नंगी पीठ और उसके पांवों को काट सी रही थी। उसने अपनी ठुड्डी से अपने ताबीज का स्पर्श करना चाहा, किंतु वो पहले ही उतार लिया गया था। अब वो खो चुका था और कोई प्रार्थना उसे उसके अंत से नहीं बचा सकती थी। सुदूर कहीं, जैसे कालकोठरी की चट्टानों से छन कर आ रही थी, महाभोज के विशाल नगाड़ों की ध्वनि उसने सुनी। वो उसे मंदिर तक ले आए थे। वो टियोकली मंदिर के भूगर्भ में स्थित कोठरी में अपनी बारी की प्रतीक्षा करता हुआ पड़ा था। उसने एक चीख सुनी, एक कर्कश चीख जिसने दीवारों को हिला कर रख दिया। एक और चीख जो तीव्र कराह में खत्म हुई। ये वो स्वयं था जो अंधेरे में चीख रहा था। वो चीख रहा था क्योंकि वो जीवित था। उस चीख के साथ उसका समर्पण शरीर उसकी ओर आती हुई हर चीज को, सुनिश्चित अंत को दूर हटा रहा था। उसने अपने कारगारों में ठुसे हुए अपने मित्रों के संबंध में सोचा और उनके बारे में भी, जो इस समय बलि देवी की सीढ़ियों पर चढ़े हुए होंगे। उसकी एक और घुटी हुई चीख निकल गई। वो मुश्किल से अपना मुंह खोल सका। उसके जबड़े ऐंठे हुए थे, मानो लकड़ी और रस्सी की सहायता से जकड़ दिए गए हों, और वे लोग उन्हें कभी कभार अनंत श्रम के साथ धीरे धीरे खोलने वाले हों, मानो वे लोग रबर के बने हुए हों। लकड़ी की सिटकनियां बामुश्किल पूजा के लंगोट कमर में पहने पुजारी के अनुचर उसकी दिशा में उसे घृणा से देखते हुए बढ़े। प्रकाश भीगे कमबंधों और पंखों से सजे काले बालों से परिवर्तित हो रहा था। रस्सियां ढीली हो गई थी और उनकी जगह कांसे की भांति कठोर और मजबूत हाथों की गर्म पकड़ने ले ली। उसने स्वयं को उठाए जाते, अभी भी उसका मुंह ऊपर की ओर था, और चार अनुचरों के साथ झटके लेता हुआ महसूस किया जो उसे गलियारे में ले जा रहे थे। मशाल लिए हुए लोग आगे चल रहे थे, उस गलियारे को प्रकाशित करते हुए जिसकी दीवारों से पानी टपक रहा था और जिसकी छत इतनी नीची थी कि अनुचरों को अपने सिर टकराने से बचाने पड़े थे। अब वे उसे बाहर की ओर ले जा रहे थे, बाहर की ओर। ये उसका अंत था। ये एक विशाल जीवित चट्टान जो कुछ क्षण तक मशालों की रोशनी में जगमगा उठी थी, वो उसके नीचे ऊपर की ओर किए हुए पड़ा था। जब ऊपर छत की बजाय तारे दिखने लगे और उसके समक्ष टेरेस की सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू हो गई, आग के समक्ष चीखों और नृत्य के मध्य यही अंत होगा। रास्ता कभी खत्म होने वाला नहीं था, किंतु अब वह खत्म होना शुरू हो रहा था। वो अकस्मात तारों से भरा खुला आसमान देखेगा, लेकिन अभी नहीं। वे उसे लालिमायुक्त छाया में अंतहीन तरीके से घुमाते रहे, उसे बुरी तरह से ढोते हुए, जैसा वो नहीं चाहता था। लेकिन उन्हें कैसे रोकता, जबकि उन्होंने उसका तावीज़ भी छीन लिया था, उसका वास्तविक हृदय, उसके जीवन का केंद्र। बस एक छलांग में वो अस्पताल की रात्रि में वापस लौट आया, ऊंची विनम्र और खाली छत के नीचे, अपने चारों ओर लिपटी कोमल परछाइयों के पास। उसने सोचा वो अवश्य चिल्लाया होगा,
किंतु उसके पड़ोसी शांति से खर्राटे ले रहे थे। साइड टेबल पर बोतल में पानी बुलबुलों से भरा पड़ा था। खिड़की की गहरी नीली छाया में एक चमकीली आकृति। उसने अपने फेफड़ों के लिए राहत तलाशते हुए तेज तेज सांसें ली। हर बार उसने अपनी आंखें बंद की, उसने उन्हें तत्काल आकर ग्रहण करते हुए पाया। वो वहीं बैठ उठा, पूरी तरह चकराया हुआ, किंतु साथ ही इस निश्चितता का आनंद लेता हुआ कि अब वो जागा हुआ था। उसने अपनी ठीक बांह को पानी की बोतल की ओर फैलाते हुए एक अंतिम प्रयत्न किया, पर वो उस तक पहुंच पाने में असफल रहा। उसकी उंगलियां पुनः एक काले खालीपन पर कस गई और रास्ता अंतहीन रूप से चलता रहा, चट्टानों के बाद दूसरी चट्टानों तक। रोशनी की क्षणिक चमक लाल थी और मुंह ऊपर किए उसने एक मध्यम सी करहा ली, क्योंकि छत समाप्त होने वाली थी। वो अब भी नींद में था, किसी परछाई के मुख की भांति, और अनुचर सीधे हो गए और मध्यम होते चंद्रमा का प्रकाश उसके चेहरे पर आ पड़ा। उसकी आंखें उस पार जाने का प्रयत्न करती रहीं, वार्ड की सुरक्षात्मक छत को ढूंढने का प्रयत्न करती। अधीरता से खुल और बंद हो रही थी, उसे नहीं देखना चाहती थी। हर बार जब वे खुली, वहां रात्रि और चंद्रमा ही थे। जब वे विशाल टेरेस की सीढ़ियां चढ़ा, उसका सिर अब नीचे की ओर लटका हुआ था और ऊपर, सबसे ऊपर अग्निवेदी की अग्नि जल रही थी। सुगंधित धुआं उठ रहा था और अकस्मात ही उसने लाल पत्थर को देखा, टपकते हुए रक्त से चमकता हुआ, और शिकार लोगों के पैरों से बने घूमते हुए अर्धवृत्त जिन लोगों को वे उत्तर की सीढ़ियों के नीचे लुढ़काने के लिए नीचे फेंकते हेतु खींच रहे थे। एक अंतिम आशा के साथ जागने हेतु कराहते हुए उसने अपनी पलकें कसकर बंद की। एक क्षण को उसने सोचा वो वहां पहुंच गया था, क्योंकि एक बार फिर वो अपने बिस्तर पर एकदम जड़ हो गया था, सिवाय इस बात के कि उसका सिर हिलता हुआ इससे नीचे लटका हुआ था। किंतु उसने मृत्यु की गंध महसूस की, और जब उसने अपनी आंखें खोली, उसने बाधिक पुजारी की रक्त में डूबी हुई काया को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा, जिसके हाथ में पत्थर का चाकू था। वो पुनः अपनी पलकें बंद करने में सफल रहा, यद्यपि वो जानता था कि इस बार वो जागने वाला नहीं था, कि वो जाग रहा था, कि वो शानदार स्वप्न कुछ दूसरा ही था, उन अन्य स्वप्नों जैसा अबूझ जिनमें वो अचंभित कर देने वाले शहर की विचित्र गलियों से गुजरता रहा था, उन हरी और लाल प्रकाश वाला जो बिना आग अथवा धुएं के जलते थे, अथवा उस विशाल कीड़े वाला जो उसकी टांगों के मध्य गड़गड़ाता था। स्वप्न के अनंत झूठ के मध्य उन्होंने उसे जमीन से उठा भी लिया था। कोई चाकू के साथ उसके पास भी आया था, उसके पास जो मुंह ऊपर किए पड़ा था, सीढ़ियों पर जल रहे अलावों के मध्य आंखें बंद किए सामना करता हुआ। दोस्तों, इस कहानी में जो फूलों का युद्ध जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है गुरेरा फ्लोरिडा। एक्जेटिक सभ्यता के जो लोग होते हैं उनका एक धार्मिक कर्मकांड था जिसमें नरबलि दी जाती थी। तो यहाँ फूलों का युद्ध से ये मतलब था। दोस्तों, आप सुन रहे थे कहानी रात का सामना, जिसे लिखा था जूलियो कॉर्टाज़ार ने। इसका हिंदी अनुवाद किया था श्रीविलास सिंह जी ने। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।